आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पावर, पैसा और नेटवर्किंग की कहानी है। जेफरी एप्स्टीन, एक आदमी जो ब्रुकलिन के नॉर्मल बैकग्राउंड से शुरू करता है और सडनली बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस और साइंटिस्टों के सर्कल में दिखने लगता है। सवाल यह है कि वो इतना ऊपर पहुंचा कैसे, उसने पैसा कमाया कैसे और उसका असली फाइनेंशियल मॉडल क्या था। इसके लिए हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन में हुआ था। कोई रॉयल फैमिली नहीं थी, कोई अमीर बैकग्राउंड नहीं था, नॉर्मल वर्किंग क्लास फैमिली थी। वह कॉलेज गया लेकिन उसने डिग्री कंप्लीट नहीं की, बीच में छोड़ दी। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर वो एलीट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में बैठता हुआ दिखा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि 1970 में उसे डाल्टन स्कूल में मैथ टीचर की जॉब मिल जाती है बिना किसी डिग्री के। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था, एलिट फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, और उसके पास टीचिंग की डिग्री भी नहीं थी। यहीं से उसकी पहली एंट्री होती है हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ के सर्कल में, और उसकी असली नेटवर्किंग यहीं से शुरू होती है। 2 साल बाद उसने वो टीचिंग की जॉब भी छोड़ दी। अब वो फाइनेंस वर्ल्ड में चला जाता है। बियर स्टीन्स नाम की इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन करता है। इसमें वह ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क पर उसको काम मिल गया और उसने अपना काम एक फाइनेंस वर्ल्ड में स्टार्ट कर दिया, और कुछ ही सालों में लिमिटेड पार्टनर उसके बन गए और उसका वह खुद पार्टनर बना, जो आसान बात नहीं थी। लेकिन 1981 में उसने वो फर्म भी छोड़ दी, और यहीं से सबसे बड़ा राज शुरू होता है, सबसे बड़ी मिस्ट्री एप्स्टीन की, और सबसे बड़ा सवाल भी कि अगर उसने फर्म छोड़ दी तो वो मल्टी मिलियनियर कैसे बना। देखो, वो खुद को बोलता था कि आई मैनेज मनी फॉर बिलियनियर्स, लेकिन पब्लिकली क्लियर क्लाइंट लिस्ट कुछ भी नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक बड़ा नाम सामने आता है, लेस्ली वैक्सनर। रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सनर ने उसे फाइनेंशियल कंट्रोल दिया था, लेकिन पब्लिकली वेरीफाइड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बहुत लिमिटेड है, इसमें भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। फिर भी उसके पास मैनहट्टन में एक बड़ा मैंशन, प्राइवेट जेट, कैरिबियन आइलैंड, न्यू मैक्सिको का रैंच, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी यार, बहुत ज़्यादा। तो पैसा आया कहाँ से? और उसका असली खेल यहीं से स्टार्ट हुआ है। 1998 में उसने यूएस वर्जिन आइलैंड में एक लिटिल सेंट जेम्स नाम का प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है और उसको एप्स्टीन आइलैंड बोला जा रहा है। एक सेकंड सोचो, अगर कोई इंसान समुद्र के बीच एक पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीद ले तो सिर्फ वो ज़मीन नहीं खरीदता भाई, वो प्राइवेसी, कंट्रोल और एक दूरी भी खरीद रहा होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में आइलैंड कब खरीदा और उसकी वैल्यू उस समय कितनी थी और अब इसका मालिक कौन है। देखो, जिस आइलैंड की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई उसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स, जो यूएस वर्जिन आइलैंड्स में है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अप्रैल 1998 में ये आइलैंड खरीदा गया था। कैसे खरीदा था मैं बताता हूँ, सीधे नाम से नहीं बल्कि कंपनी के जरिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये खरीद सीधे एप्स्टीन के पर्सनल नाम पर नहीं हुई थी। एक 1998 में कंपनी LLC, जिसका नाम मतलब उसके नाम पर ये आइलैंड खरीदा गया, जो रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और एप्स्टीन उसका सोल मेंबर था। अब आप पूछोगे LLC क्यों? क्योंकि LLC के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना आसान होता है, अलग अलग लीगल फाइनेंशियल लेयर बनती है, और अक्सर पब्लिक रिकॉर्ड्स में व्यक्ति का नाम कम हाईलाइट होता है। ये तरीका कई बिजनेस में नॉर्मल है, लेकिन ऐसे केस में सिक्रेसी वाला एंगल और बड़ा हो जाता है। कितने में खरीदा था और कितने करोड़ में अब इसका जो वैल्यू है। देखो, रिकॉर्ड्स में खरीदे गए 7.95 मिलियन के अप्रोक्स उसने खरीदा था, करीब $8 मिलियन। अब इसे हिंदी में समझो, आज के रेट के आसपास, यानी कि $1 अगर 90 रुपये का भी मानते हैं तो $1 मिलियन इज इक्वल टू $10 लाख। तो $1 मिलियन 9.07 करोड़, यानी कि करीब 7.9 मिलियन का मतलब 72 करोड़। यानी 1998 में उसने आइलैंड करीब 72 करोड़ के आसपास खरीदा था। अब बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? देखो, टाइम के साथ आइलैंड की वैल्यू काफ़ी बढ़ती दिखाई गई। एक जगह 2019 के आसपास इसकी वैल्यू $63 मिलियन के आसपास लिखी थी। अब फिर समझते हैं हम इस मैटर को। इसका मतलब 580 करोड़ अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें। 2022 में ये कितने में लिस्ट हुआ था? देखो, एप्स्टीन की 2019 में मौत के बाद उसकी स्टेट ने सेंट जेम्स आइलैंड को बेचना चाहा, और साथ में उन्होंने 2 आइलैंड की डील्स खरीदी, यानी कि 125 मिलियन की, लगभग 1134 करोड़ की डील दोनों आइलैंड की फाइनल की। अब उसका मालिक कौन है? अब सबसे सीधा सवाल, आज मालिक कौन है? देखो, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में दोनों आइलैंड्स मिलाकर $60 मिलियन में बिके, और खरीदार के तौर पर इन्वेस्टर स्टीफन डैकोफ का नाम आता है। अब 60 मिलियन को अगर करोड़ में बदले तो लगभग 544 करोड़ रुपए। देखो, ये आइलैंड बेहद ही लग्जरियस है, इसमें प्राइवेट जेट से एंट्री है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, सब कुछ है। और यह जगह बाद में मीडिया में बहुत फेमस हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काले कारनामों की लिस्ट आई है। देखो,
आइलैंड खरीदना या बेचना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो इसमें अभी इश्यूज निकल कर आए हैं वो सबसे बड़ा गुनाह माना जा रहा है। न्यू मैक्सिको में उसका एक जोरो रेंच भी था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। 2019 में रिपोर्ट्स आई कि उसे ईयोजेनिक्स जैसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ में इंटरेस्ट था एप्स्टीन को। वह एक ऐसा आदमी था जिसके पास पैसा तो था ही, साथ में कनेक्शन भी थे और बड़े बड़े एलाइट सर्कल तक सीधी पहुंच थी। वो पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट और बिजनेस लीडर के बीच सालों तक खुला घूमता रहा भाई, किसी ने नहीं रोका। यहाँ तक कि जब उस पर गंभीर आरोप भी लग चुके थे तब भी किसी ने उसको सारा एक्सेस दे रखा था। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्स्टीन का एक निजी प्लान था एक सुपर रेस बनाने का। उसका आइडिया ये था कि न्यू मैक्सिको में जो उसका प्रॉपर्टी है विशाल, जिसे जोरो रेंच कहा जाता है, वहाँ एक समय में करीब 20 महिलाओं को इम्प्रेग्नेंट किया जाए और फिर उन बच्चों के जेनेटिक डाटा पर टेक्नोलॉजी, एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए काम किया जाए। ये कोई अफवाह नहीं है, ये बातें उसने साइंटिस्ट और एडवाइजर के साथ प्राइवेट डिनर्स और मीटिंग्स में खुद शेयर की है। यूएस रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र था। देखो, एप्स्टीन की सोच एक आइडियोलॉजी से जुड़ी थी जिसे ट्रांस ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, उसको बढ़ाने की ज़बरदस्ती कोशिश करना। सुनने में फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, लेकिन क्रिटिक्स इसे मॉडर्न डे यूजेनिक्स कहते हैं। और ये वही सोच है जिसे इतिहास में नाजी जर्मनी ने यूज़ किया था, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेटर ह्यूमन है और कौन नहीं। और इसमें 1933 से 1945 के दौरान एक नस्लीय शुद्धता की सोच के आधार पर लगभग 4 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई थी। उसके बाद T4 एंथोसेसिया कार्यक्रम में 2 लाख विकलांग और मानसिक रूप से बीमार बच्चों की हत्या की गई थी। उसके बाद द होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। अब सोच सकते हो कि ये कितनी खतरनाक सोच थी। और ये कोई एप्स्टीन पहला आदमी नहीं था, उसने नाजी जर्मनी की सोच को फॉलो करके वो इस एंगल पर आगे बढ़ रहा था। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यहाँ उठता है कि इतनी डेंजरस सोच के बावजूद एप्स्टीन को एक्सेस कैसे मिला। डॉक्यूमेंट बताते हैं कि उसने फंडिंग, डोनेशन और लग्जरी गैदरिंग के जरिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा। हार्वर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में उसकी प्रेजेंस रही। हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट उसके डिनर में जाते थे यार, जहाँ एक्सपेंसिव वाइन के साथ फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी पर डिस्कशन होते थे। इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो सब क्राइम में इन्वॉल्व थे, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि पैसा और पावर कई दरवाजे खोल देती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, एप्स्टीन ने स्किल से ज़्यादा एक्सेस बिल्ड किया बिना किसी डिग्री के। प्राइवेट डिनर्स, एक्सक्लूसिव मीटिंग्स, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन जैसी चीज़ को उसने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, क्योंकि एलाइट सर्कल में एंट्री सीवी से नहीं होती, कनेक्शन से होती है। उसने एक परसेप्शन बिल्ड किया उन सब के बीच में कि वो एक फाइनेंशियल जीनियस, फिलैंथ्रोपिस्ट और साइंटिफिक थिंकर है, क्योंकि एसोसिएशन क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करती है। अगर आप पावरफुल लोगों के साथ देखते हो तो लोग मान लेते हैं कि यार आप भी पावरफुल हो, और इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। आप इसके बारे में कभी पढ़ना। 2008 में फ्लोरिडा में केस हुआ, प्लिया डील साइन हुई, कंट्रोवर्शियल डील थी बहुत ज़्यादा, और 2019 में फिर वो अरेस्ट हुआ। अगस्त 2019 में जेल में उसकी मौत की, उसकी डेथ हो गई। ऑफिशियल रूलिंग यानी उसकी डेथ को सुसाइड बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कंट्रोवर्सी आज भी है उसकी डेथ को लेकर। अब वापस आते हैं असली सवाल पर, क्या वो एक एक्सेप्शनल इन्वेस्टर था या फिर अल्ट्रा रिच नेटवर्किंग का एक प्रोडक्ट था सिर्फ। देखो, पब्लिक रिकॉर्ड इसमें बहुत लिमिटेड है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, वेल्थ बिल्ड हुई है लेकिन क्लियर स्ट्रक्चर और हैज फंड हिस्ट्री कोई भी नहीं है। यह फाइनेंशियल एक ओपेसिटी है कि उसने इतना बड़ा एम्पायर, मतलब जीरो से लेकर बिलियनियर तक कैसे बनाया। वह इसलिए बनाया क्योंकि उसने पैसा नहीं, लोगों की पहुंच, एक्सेस, नेटवर्क और सिक्रेसी को अपना सिस्टम बना लिया। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली कि वेल्थ और ट्रांसपेरेंसी अलग अलग चीज़ें होती हैं। दूसरी, नेटवर्किंग पावर मल्टीप्लाई करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इमेज हमेशा रियलिटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल मिस्ट्री में फ़र्क समझो यार। अवेयरनेस का मतलब कोई शौक नहीं होता, एक क्लियरिटी देना होता है। और अगर ये ब्रेकडाउन तुम्हें यूज़फुल लगा है तो चैनल को फॉलो मत करना भूलना, क्योंकि यहाँ हमने आपको कोई एप्स्टीन की न्यूज़ नहीं दिखाई है, बल्कि उसके पावर और कनेक्शन का सिस्टम समझाया है कि कैसे एक आदमी बिना किसी डिग्री के, बिना किसी अमीर बैकग्राउंड के इतना बड़ा बिलियनियर बन गया कि बड़े बड़े लोग, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, सब उसके पास जाते थे यार। इतना बड़ा कनेक्शन उसने अपना बना लिया था।